हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी। और आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि है इक्वालिटी। अभी तक के हम लोगों ने गवर्नमेंट पढ़ा है और गवर्नमेंट का एक जो टाइप है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, करेक्ट। और उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने एक फीचर पढ़ा है जो ये बताता है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है उसके लिए इक्वल राइट्स है। इक्वल राइट इन द सेंस कि जितनी भी पॉपुलेशन है 18+ वाली, वो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग जितनी भी इक्वालिटीज है फॉर ऑल पीपल, वो सारी चीजें देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इक्वल राइट टू वोट, एंड स्पेशली हम लोग यहाँ पर एक डेफिनेशन भी देखेंगे इक्वालिटी क्या होता है, ठीक है। देन आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, चैलेंज बिफोर डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इक्वालिटी। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब जैसा मैं आपको जस्ट अभी बता चुकी हूँ कि जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन ही इस बात को क्लियर कर देती है कि हमारी डेमोक्रेसी में या हमारी जो गवर्नमेंट है वहां पर सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। मतलब जितने भी लोग हैं तो सभी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होता है, सभी लोग इक्वली वहां पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बनाती ही हमारी जनता है। क्लियर। यहाँ पर फिर गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि ये जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको रिसॉल्व करने का प्रॉमिस करती है। और उसकी मतलब वो रिसॉल्व करती है। प्रॉमिस तो ठीक है, साइड है, लेकिन वो रिसॉल्व करती है उन सारी चीजों को। यहाँ पर सभी लोगों को इक्वालिटी दी जाती है। इक्वालिटी इन द सेंस की राइट टू वोट हो गया। सभी, आप उस डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और ये इनको जस्टिस मिले इसका भी प्रोविजन देती है हमारी डेमोक्रेसी। तो अब हम यहाँ पर इक्वालिटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फीचर होगा। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्यों होगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करती है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जब ये इससे कनेक्टेड है तो अगर इक्वालिटी होती है तो हमारा जितना भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो स्मूथली फंक्शन करती है, ठीक है। मतलब जितने काम होंगे वो स्मूथली चलेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही तो ये है ना कि भैया वो पॉपुलेशन जो जनता है उसी की गवर्नमेंट है। और उस जनता को ही आप इक्वल नहीं रखेंगे तो हमारी जो सरकार है वो स्मूथली चलेंगी ही नहीं। अब सबसे पहले आता है हमारे पास में इक्वल राइट टू वोट। अब इक्वल राइट टू वोट क्या है? जब हम लोग डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे, देखो चीजें आपस में एक दूसरे को रिलेट करेंगी, ठीक है। हम एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत हमें नेक्स्ट चैप्टर में ऑटोमेटिकली पड़ेंगी। और जब हम इसके बीच में जो रिलेशंस है वो बना के रखेंगे तो हमें चीजें, मतलब क्या कहना चाहिए, हमारे पास में वो खिचड़ी नहीं पकेंगी, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी लोग होते हैं वो हमारा जो गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बन रही है उसको बनाने में उनका सहयोग होता है। वो अपना इलेक्शन है ना, थ्रू इलेक्शन अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। और जब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, मतलब पूरे ग्रुप में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव निकलते हैं और उनको इलेक्शन की थ्रू ये लोग वोट देते हैं। और वोट देने से जिसको ज्यादा मेजोरिटी होती है वो उनका क्या है, कैंडिडेट जो है उनको रिप्रेजेंट करता है या वो विनर हो जाता है। तो यहाँ पर जो टर्म आई इलेक्शन वाली, ठीक है, इलेक्शन वाली जो टर्म आई, तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो 18 ईयर्स अबो हो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हम अपने आए दिन हमारे यहाँ होते हैं वहां पर देखते हैं। तो इलेक्शन राइट इक्वल राइट टू वोट यही है कि जहां पर सभी को इक्वली राइट दिया जाता है कि आप अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए। और आप कहेंगे कि ये तो ऑब्वियस ही बातें हैं, लेकिन नहीं। जब हम अपना एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कुछ चीजें देखी थी जहां पे हमें ये था कि कहीं किसी को कास्ट के अकॉर्डिंग उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, किसी को रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई अमीर है कोई गरीब है। तो ये सारी बाउंड्रीज हुआ करती थी उस टाइम में, ठीक है। तो कुछ लोग ही है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक जो हाई सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाते थे। लेकिन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन देता है कि सिर्फ वाले ही नहीं करेंगे, सारे लोग करेंगे जो एलिजिबल है।
क्लियर। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं हमने उन चीज़ों को हटा दिया, और जब बात आती है कि 18+ वाले जितने भी वोट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, आपको डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई कि जब डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वहाँ पर जितने भी 18 ईयर्स है तो उनको राइट होता है वोट देने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। ठीक है, तो वो वोट दे सकते हैं और हम इसी को कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल सिटीजन्स हु आर अबोव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैव बीन गिवन द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट, क्रीड एंड एजुकेशन। यहाँ पर आपको कोई भी बाउंड्रीज नहीं होंगी ऑन बिहाफ कि आपका जो आप किस मेल है या फीमेल है। पहले फीमेल्स को नहीं दिया जाता था, जो हमने यूएसए में पढ़ा भी है ना कि वहां पर इन्हें एक लंबा स्ट्रगल देखना पड़ा। ठीक है, उसके बाद में वहां जो फीमेल्स है उनको राइट दिया गया वोट देने का। कास्ट के ऊपर भी डिपेंड करता था कि कुछ लोग जो हाई सोसाइटी होते हैं वही लोग देते थे, जो अनपढ़ लोग हैं, मतलब पहले जो अमीर लोग हुआ करते थे वो मानते थे कि जो अनपढ़ है, जो बिना पढ़े लिखे हैं, वो लोग वोट देने के अधिकारी नहीं है क्योंकि उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो ये सारी इन चीजों को छोड़ करके, मतलब इनके इरिस्पेक्टिव, मतलब ये डिपेंड नहीं कर, ये मैटर नहीं करता है कि आपका रेस क्या है, कास्ट क्या है, क्रीड कौन सा है, एजुकेशन क्या है, आप बस इन सबसे हटके आप 18+ होने चाहिए तो आप वोट सकते हैं। और यही कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, तो not only this, each citizen share an equal status on as each of them has a voting right. Okay, जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। अब जो ब्रिटेन है उसको मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है, ये हम लोगों ने लास्ट इसमें पढ़ा था कि कैसे धीरे धीरे जो है सब उसमें डेमोक्रेटिक होने में आते हैं। पहले यूएसए जो है वो ज्वाइन करता है, यूरोप ज्वाइन करता है, तो वो पहला मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो वुमेन्स है उनको वोट देने का राइट नहीं था। ठीक है, लेकिन 1928 के बाद में इन्हें राइट दिया गया कि हाँ आप भी वोट दे सकते हो, आपको भी हम इक्वल ट्रीट करेंगे। ठीक है, ब्रिटेन इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, बट इट गेव द राइट टू वोट टू वुमेन ओनली इन 1928, मच लेटर देन द अदर डेमोक्रेसीज दैट ऑर्गेनाइज्ड क्विक लेटर। ओके, मतलब पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने चीज जो है वो देख चुकी थी। तो ये तो बात हम लोगों ने कर दी राइट टू वोट की। कई लोगों के वहां पर ऐसा होता है कि हमें मतलब जो राइट टू वोट है वो नहीं दिया जाता, बट अब ये प्रोविजंस आ चुके हैं कि सभी को इक्वली राइट है वोट देने के लिए। बट इक्वालिटी के ऊपर बात करें तो हमारे लिए सिर्फ यहीं पर इक्वालिटी का मैटर नहीं आता है। हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। जैसे ही हमारी वर्किंग लिविंग कंडीशंस जो है वो मतलब बढ़ती है, तो वो ये चीजें इंडिकेट करती है कि हमारी सोसाइटी में भाई अभी बहुत ज्यादा घोर इनइक्वालिटी जो है वो समाई हुई है। अब वो कौन कौन सी हो सकती है, धीरे धीरे वन बाय वन हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारी जो इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में वो बहुत सारे फॉर्म्स में है। जैसे कि जो लोअर कास्ट होता है उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके अगेंस्ट बहुत सारी जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं वो होते हैं, जैसे कि उन्हें हम सोसाइटी में आने नहीं देते, उनके साथ में मतलब बैठना उठना खाना कोई भी चीजें नहीं होती है। और ये चीजें हम एंशिएंट हिस्ट्री जो हिस्ट्री है वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कैसे उन लोगों को टॉलरेट किया गया है। ठीक है, हाई सोसाइटी के थ्रू। फिर बहुत सारे लोग हैं जहां पर रिलीजन के बेसिस पे वहां पर उनके साथ में इक्वल और अनइक्वल का बिहेव किया जाता है, उनकी प्रैक्टिस के, उनके क्लास, उनका जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग, इवन उनके जेंडर के अकॉर्डिंग भी किया जाता है कि वो मेल है फीमेल है। जैसे जस्ट अभी हम लोगों ने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा कि वहां पर वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं, 1928 में उन्हें राइट मिला कि हाँ वो लोग वहां पर जो है वोट दे सकते हैं। तो जब सोसाइटी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, फैक्ट मिलते हैं, जहां पर हम इन इक्वालिटी के डेफिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर इन लोगों को वो सारी चीजें जो है वो झेलनी पड़ती है। People are also treated unequal and unfairly on the basis of the religion they practice,
class, background they come from and gender as well, whether they are male और फीमेल। तो भाई देख सकते हैं कि आज हम जिस सोसाइटी में हैं तो वो कितनी बेटर है। हालांकि हम भी इसमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी इनइक्वालिटी के शिकार हुए हैं, बट फिर भी हमारी जो कंडीशन है वो काफ़ी सुधरी हुई है एज कम्पेयर टू जो लास्ट वाले जो लोग हमारी पीढ़ी के लोग रहे उन्होंने जो झेला है उससे बेहतर है। ठीक है, अब ये बात देखिए कि जब हमें क्लास में ऐसा होता है ना कि जो बहुत ज्यादा टॉपर बच्चा होता है उसके साथ में टीचर्स जो होते हैं वो बहुत फेयरली बिहेव करते हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। या कभी हम अपने घर में देख लेते हैं तो भाई बहन के बीच में भी एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें हमारे पेरेंट जो है वो भाई को ही चूज करते हैं, तब हमारे दिल पे कितनी बड़ी ठेस पहुंचती है ना। हालांकि मुझे क्लास में कभी ऐसा ये अनइक्वल ट्रीट नहीं किया गया, ओके। हाँ, फैमिली वाला होता है, जाहिर सी बात है भाई। तो ये जो चीजें होती है तो ये आपकी डिग्निटी को हर्ट करता है। ये तो हमारे साथ छोटा मोटा मस्ती मजाक वाला था, ठीक है, लेकिन हमारे सोसाइटी में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये रेगुलर फेस करना होता है। और जब रेगुलर फेस करना होता होगा तो उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कितना ज्यादा हर्ट होता है। ठीक है, उनका ईगो, जो उनका एक पॉजिटिव ईगो वाला फेस होता है ना हमारा, वो कितना ज्यादा हर्ट होता है। तो ऐसे जब ट्रीट किया जाता है ना लोगों को अनइक्वल, उनको टॉलरेट किया जाता है, तो इनकी जो डिग्निटी है भाई वो तो हर्ट होंगी ही होंगी। और कोई भी इंसान जो है वो अनइक्वल ट्रीट होना डिजर्व नहीं करता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, ये तो मेन मैड है, ठीक है, जो नेचर ऑफ लॉ है, जो प्रकृति का नियम है, वो भी यही बताता है कि उसने मतलब जितने भी नेचर में जितने भी लिविंग थिंग्स डाली है तो वो इक्वली ट्रीट होते हैं। ठीक है, और उसमें स्पेशली उसमें जो ह्यूमन बीइंग है तो उसको तो स्पेशल पावर्स दिए गए हैं भाई। तो अनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें तो मैटर ही नहीं करती वहां पर। तो हर एक इंसान जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, इक्वल डिग्निटी डिजर्व करता है। तो कुछ टाइप है जो हमारे सोसाइटी में फैले हुए हैं इनइक्वालिटी के बिहाफ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में ज्यादा को समझाना ना पड़े, क्योंकि हम लोग लास्ट में भी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। देखो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है एक्चुअली, जो हम इंडिया में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में कास्ट तो थी ही नहीं, ठीक है। सबको पता है हमारा जो भी ऑक्यूपेशन होता था उसके बिहाफ पे हमारे जो कास्ट है वो डिसाइड किए जाते थे, कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण कहा कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मिलिट्री वाले काम करते थे, जो मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, तो हम ये कहते थे, बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड थे, ठीक है, जो कुछ शॉपकीपर्स हुआ करते थे ये सब, तो हमने इन्हें वैश्य कहा। और इन सब लोग ये जो है एक बिजी शेड्यूल में रहा करते थे, तो ये कुछ काम जो है अपने वो खुद नहीं कर पाते, क्योंकि भाई इन्हें पढ़ाना है, लोगों को एजुकेट करना है, ये भगवान की भक्ति में थोड़े लीन है, ये आर्मी वगैरह के काम कर रहे हैं तो ये वहां पर बिजी है आपकी सेवा करने के लिए। वैसे जो ये बिजनेस इकोनॉमी ला रहे हैं तो ये बिजी है। तो इन सबके मैनुअल वर्क के लिए एक और ग्रुप था जिसको हमने कहा था शूद्र ग्रुप, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग कास्ट जो है वो डिवाइड थी कि डिपेंड करता है आपके काम कौन से हैं। और उस टाइम में हर एक इंसान, एवरी इंडिविजुअल जो है वो फ्री था अपने काम को चूज करने में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा जो है वो ब्राह्मण ही बनेगा, वो क्षत्रिय शूद्र कुछ भी बन सकता था, डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि इसने जो है कास्ट सिस्टम ही क्रिएट कर डाला, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का शूद्र बनेगा, वैश्य का वैश्य, और क्षत्रिय का क्षत्रिय। तो इसमें से ऊपर के जो दो ग्रुप्स थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन लोगों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो वैश्य है, ठीक है, वैश्य को भी उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनके पास इकोनॉमी आ रही है और इनके पास आ रही है, तो इन्होंने इन दोनों को पालने का बहुत अच्छे से काम किया। बट जो शूद्र ग्रुप था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड होते गए, इन लोगों के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स होते गई, क्योंकि इनका काम बहुत हाई सोसाइटी वाला नहीं था। बट ये भूल गए थे कि भाई हम जो काम कर रहे हैं इसके वजह से ही आपका अस्तित्व है, ठीक है, आपके पूरे काम तो हम ही कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़े तो हीरो हम हुए। तो इन्होंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, जिसका रिजल्ट ये था कि इनका जो ओहदा है, जो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है, जो प्लेस है, वो हमेशा डाउन होते गया, डाउन होते गया।
यही था। तो अब ये डाउन होते गया, इतना हुआ कि यहाँ से शुरुआत होती है हमारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। ठीक है, जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ पुराण वगैरह थे, वैदिक स्टडीज थी, तो वहां पर इन लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय लोग के बच्चों को, जो राजा वगैरह है, इन्हीं के लोगों को पढ़ाया करता था। ठीक है, ब्राह्मण हो गया, देन हमारे पास में क्या, क्षत्रिय, ये वैश्य एंड ये शूद्र। ठीक है, ये हो गए, तो उन्हीं को पढ़ाया करता था। इनके पास में मतलब क्या था, इनको कहीं पे भी आने जाने की भी सुविधा नहीं थी, कि मतलब ये इनके बीच में, इनकी ग्रुप्स में, इनकी मीटिंग्स में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये इनके गाँव में नहीं आएंगे। और एक इनका स्पेशल ग्रुप तो ये था चंडालों वाले का, जो गाँव के बाहर रहा करते थे। ठीक है, जिनको पत्थर मार करके भगाया जाता था, जिन जो आते थे तो लाउडली चिल्लाया जाता था कि भाई ये लोग आ रहे हैं, तो आप अपना रास्ता जो है वो क्लियर करके रख लीजिए। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मतलब उस टाइम के लोगों ने उसको डील किया। स्पेशली जो शूद्र वर्ग था, जो लोअर क्लास था, उन्होंने इसको फेस किया। हालांकि आज की जो डेट है, इस टाइम तक के बहुत सारी चीजें जो है वो हट चुकी है। ठीक है, मैंने आपको ओरिजिन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लेन किया है पूरा। ठीक है, अब जो हमारे पास कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जब हम रूरल इंडिया में जाते हैं तो वहां पर कास्ट सिस्टम आज भी वीक है। ठीक है, जो अर्बन एरिया में रहते हैं उन लोगों को ये चीज नहीं पता है, हम लोगों ने फेस नहीं किया है। हम आज भी साथ में मिलते जुलते हैं, कोई भी ग्रुप हो में, यहाँ मैटर नहीं करता। बट गांव वाले एरिया में जाओ ना, तो आराम से बिना वो क्या कहते हैं, किसी से पूछे ही पता कर लोगे कि उसकी कास्ट क्या है, क्योंकि उसके साथ जो बिहेव होता है ना, जिस तरीके के लोग उसको ट्रीट करते हैं, तो वही चीज एक्सप्लेन कर देती है कि एक्चुअल में भाई उसका कास्ट क्या है। तो जो कास्ट सिस्टम है, ये कॉमन इनइक्वालिटी है इन इंडिया में, जो अभी तक के पूरी खत्म नहीं हुई है। अर्बन एरिया में ये काफी वीक हो चुकी है, लेकिन जो रूरल एरिया है वहां पर अभी भी कास्ट सिस्टम जो है वो एकदम हाई पैमाने पे है, और कहीं कहीं पर ही ये चीजें हटी हुई है। ठीक है, इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन द कास्ट ही इज बोर्न इन। द कास्ट सिस्टम इन द इंडिया कंटिन्यू टू बी इन द माइंड्स ऑफ एजुकेटेड अर्बन पॉपुलेशन टू स्पेशली इन मैटर ऑफ कंसर्निंग मैरिज। हाँ, अभी जस्ट मैंने आपको एक बात कही थी कि हम लोग जो अर्बन एरिया है, तो वहां पर ऑलमोस्ट जो है ये चीजें खत्म हो चुकी है। बट दिमाग में जो कीड़ा होता है ना भाई, तो वो हमेशा उपजा ही रहता है। नॉर्मली बिहेव में आप कहे कि हाँ हम इनको सपोर्ट करते हैं ऐसा वैसा, लेकिन जब बहुत ही एकदम क्या वीक पॉइंट, शादी ब्याह वाला, ठीक है, तो वहां पर भी आज भी कास्ट सिस्टम को ध्यान में रखा जाता है, और बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी इस टाइप की बातें जो है वो करते हैं। Caste discrimination is not only unfair but also unjust. The very thought of casteism and discrimination contradicts the inherent principle of equality and justice mentioned in the preamble of the Constitution. हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेकेंड में इस पैरा को समझाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात को कहता है कि भारत में किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ हर कास्ट, हर रिलीजन, जो भी है ना, उसका जेंडर का कोई भी हो, तो इन सारी चीजों से हट करके, ठीक है, मतलब वहां पे किसी की जाति जो है ना, जाति भेद तो किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमारा जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इस टाइप की बातें जो है वो रखी गई है, और वहां पर भी इन्हें इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करने के ऊपर बात करता है। Such practice have the potential to cause us immeasurable damage of the unity and integrity of the nation. अब इस टाइप की जब चीजें हम करेंगे तो ऑब्वियस ही बातें है कि ये ना सिर्फ वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, बल्कि वो सोसाइटी, वो जो सोसाइटी जिस कंट्री में है, तो पूरे नेशन के लिए भी वो हार्मफुल होती है। मतलब देखो, सबको यूनाइट करने के लिए काम क्या करता है कि सभी लोगों का साथ होना। ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं वो आपस में एक कड़ी के रूप में बंधे हुए हो। लेकिन जब इस टाइप का, जब आपके डीप में, आपकी रूट्स में ही इस टाइप की चीजें फैली होंगी, तो वो कैसे उसको इंटीग्रेट कर पाए, कैसे उसको यूनाइट कर पाए, नहीं कर सकते ना। तो पूरे की पूरी जो मतलब कंट्री है, तो उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो रिक्वायर्ड है, जो उसके लिए होनी चाहिए, तो इन सारी चीजों की वजह से वहां पर भी एक ब्रेकर के रूप में काम करता है ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब वो ग्रोथ नहीं होने देता है, क्योंकि आपस में ही हम लड़ भिड़ रहे हैं, आपस में ही हम एक दूसरे को गिराने के ऊपर तुले हुए हैं। क्योंकि भाई इंसान जो है वो इक्वल है, और सभी के पास में अपने अपने टैलेंट है, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए।
ना, अगर हम इसके साथ डिस्क्रिमिनेट रखेंगे, लेकिन इनके पास बहुत सारा टैलेंट है और उसी टैलेंट के बिहाफ पे आप और आगे बढ़ सकते हो, इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही है। इट डिवाइड द कंट्री ऑफ द प्रोडक्टिव एंड एसेंशियल मैन पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती ही करती है। ये पूरा जो मैन पावर होता है तो उसको भी डिवाइड कर देती है, ठीक है, किसके पास कोई टैलेंट है, किसके पास कोई टैलेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सभी को इक्वली रखा जाए, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन दिया जाता है और ये प्रोवाइड कराता है कि सभी लोगों के लिए इक्वालिटी हो, रिस्पेक्टिव किसके कास्ट के, मतलब कोई भी कास्ट का हो, कोई क्रीड का हो, कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी बिलीव का हो, किसी भी बिलीफ सिस्टम को वो सपोर्ट करता हो, किसी भी जेंडर का हो, रीजन का हो और लैंग्वेज का हो, सभी के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही खास बात है कि इतने सारी डाइवर्सिटीज के बाद में भी, ठीक है, इंडिया में हमें पता है कितनी सारी डाइवर्सिटीज है, उसके बाद में भी हर एक इंसान को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। इन अ मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया, देयर शुड नॉट बी एनी प्लेस फॉर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इंडिया में भी यही कि जहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतने सारे कल्चर है, रिलीजन है, फिर भी हमारे यहाँ पर देयर शुड नॉट बी एनी प्लेस फॉर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये हम कहने वाली बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है इनइक्वालिटी दिखाई दे जाती है, इवन डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाई दे जाती है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसने पूरी कोशिश की है, ठीक है, पूरी कोशिश की है कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना सिर्फ उस एरिया के लोगों की होंगी, बल्कि उनके मतलब उनको हम हर्ट करें तो कहीं ना कहीं हमारे नेशन की ग्रोथ भी जो है वो वहीं रुक रही है, ठीक है। जब तक के साथ में वर्क नहीं करेंगे तो साथ में ग्रो भी नहीं हो पाएंगे। देखो, जो डिस्क्रिमिनेटेड व्यक्ति है, जो इंसान है या जो सेक्शन है, तो आप उसको बार बार मतलब अनइक्वल ट्रीट करेंगे तो वो अपने आप को लो फील करेगा, और जब वो इस टाइप का फील करेगा तो वो कोई भी अपना वर्क प्लेस है तो वहां पर अपना बेस्ट देने में तो ऑब्वियस सी बात है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ती है कि हम सोशली हो, इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है उसके बेटरमेंट के लिए काम करें, उसको इनकरेज करें कि भाई यू कैन डू इट, ठीक है, आपके पास ये टैलेंट है, आप अच्छा कर सकते हो, बेहतर वो कर सकता है, उसके पास टैलेंट है, बट हम उसे ये फील कराते हैं कि यू कांट, ठीक है, और इसके वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं दे पाता है। तो जब हम उसे इनकरेज करेंगे तो ना सिर्फ वो खुद के लिए अच्छा होगा, इवन वो हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा ही होने वाला है। फिर साथ ही साथ हमें मतलब इन सेक्शंस को जो है यहाँ पर जो उनके साथ जो ये सब घटनाएं हो रही है तो उसके लिए हमें उनको एजुकेशन देने की नीड है प्रॉपर, बस साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर कराने की नीड है, वो भी अवेयरनेस लाने की नीड है कि जो भी इनके साथ में ये जो उल्टी सीधी हरकतें होती है जो उनके बीच में, फिर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, जो भी इनके साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है तो वो भी कम हो। तो ये सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें कि उनके साथ में ये सारी जितने भी भेदभाव हो रहे हैं, जितने भी अनफेयर जो बिहेवियर हो रहा है, जो भी उनकी इंसल्ट वगैरह टाइप की चीजें हो रही है जो नॉर्मल पीपल के बीच में, तो उनके लिए अवेयरनेस लाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं वो कम भी होंगी, ठीक है। क्योंकि जो सामने बड़ा वाला व्यक्ति बैठा हुआ है ना, तो उसे लगता है कि सारे राइट्स हमारे हैं, इनके तो कुछ है ही नहीं। जब ये खुद अपने राइट से अवेयर नहीं है तो हम क्यों नहीं इन्हें डिस्क्रिमिनेट करें या इनका शोषण करें, ठीक है, ये चीजें आती है। तो फैक्ट ये है कि हमें उनको अवेयर कराना चाहिए कि ये आपके भी राइट्स है, आपको भी इक्वल राइट है, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनके अंदर हमें अवेयरनेस भी लानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इंश्योरिंग प्रॉपर एजुकेशन टू ऑल द डिप्रिवेशन पीपल, we also need to create awareness among the general masses against the humiliation peril, जो भी humiliate होते हैं वो लोग, उनके against of such evil and unfair practice of discrimination in our day to day life। okay, साथ ही साथ हमारे पास में जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं जितने भी, तो वहां पर भी हमें ये नीड है कि हम हर एक इंसान की, जो इंसान वहां पर है तो उसकी यूनिकनेस को बताए, उसकी इक्वली इम्पोर्टेंस को बताए, तो वो उसके लिए भी हेल्दी है और हमारे हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी है, ठीक है। हमारी सोसाइटी भी और हेल्दी और डेवलप्ड होंगी क्योंकि हमें उनकी जो यूनिकनेस है हमें वो बताना है कि हर एक इंसान जो है उसके पास अपनी खुद की एक खूबी होती है, उसकी यूनिकनेस होती है और वो सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे एक अपर क्लास का बंदा इम्पोर्टेंट है, सिमिलरली लोअर क्लास का बंदा भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। विल आर
on social interaction, we must maintain the dignity of an individual as each one of us are unique and equally important for the healthy development of our society. तो आई होप आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि जब भी अब आप कहीं पर इस टाइप का कोई मतलब क्या इंसान देखे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहा है, तो आप हमने जितनी भी उसके सॉल्यूशन की बात की है आप वहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे ताकि वो बंदा भी अपनी यूनिकनेस को जाने, अपनी इम्पोर्टेंस को जाने और उसे पता हो कि उसका भी इक्वल राइट है वहाँ पे। देखो अब हम अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो भाई इसके हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ते हैं किसी के भी लाइफ में, ठीक है, चाहे वो सोशल हो या कोई भी लेवल हो, हर जगह ये जो है हार्मफुल जो आउटपुट्स होते हैं ये वही देते हैं, इसके इफेक्ट जितने होंगे वो हार्मफुल ही होंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब किसी क्लास के अगेंस्ट ये बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि किसी केस में प्रिवेशन हो जाता है, मतलब वो क्या कहते हैं ना, किसी की हीनता की भावना, ह्यूमिलिएशन, इन्फीरियोरिटीज कॉम्प्लेक्स होने लगती है, मेंटल ब्लॉकेज बढ़ने लगते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर वो अपना जो सेल्फ स्टीम है वो भी डाउन होने लगता है। और एक इंसान जब इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजरने लगे तो समझ जाइए कि वो इंसान उस सोसाइटी से उगता गया है, वो वहां पर जीना ही नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं, मेंटल ब्लॉकेज, वो किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर देगा, उस केस में ह्यूमिलिएशन हो जाएगा, इन्फीरियरिटी की जो कॉम्प्लेक्स भावनाएं होती है, हीनता की भावना, कि अच्छा मैं तो इनसे बुरा हूँ, ऐसा वैसा, इतने सारे मेंटल ब्लॉकेज जो है, इतने सारे इफेक्ट जो है वो उसके अंदर नेचुरली आने लगते हैं और इन सब से हटाना एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक सर है, इंडियन जर्नलिस्ट है पी साईनाथन, जिन्होंने 1999 में एक सर्वे किया था, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट जो है उन्होंने उसके लिए एक सर्वे किया और वहां पर उन्होंने किसके ऊपर, मतलब जो अनटचेबिलिटी है और कास्ट सिस्टम जो है उसके ऊपर वो सर्वे करना चाह रहे थे। और जब उन्होंने ये सब किया, एक सीरीज आई, ठीक है, सीरीज ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट्स, तो उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स को रखा, जैसे क्या था वो पॉइंट, एट टी स्टॉल कप आर कीप्ड सेपरेटली फॉर दलित एंड अदर्स, कि जितने भी दलित होते थे तो वहां पर जो टी स्टॉल होता है तो क्या वहां पे क्या होता है कि सबको एक जैसे ट्रीट किया जाता है, एक जैसे कप होते हैं, लेकिन जो दलित होते थे तो उनके लिए एक अलग ही चाय का कप जो है वो रखा जाता था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज न्यूज। ओके, बार्बर रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट्स, जो बार्बर का होता था वो किसके लिए काम नहीं करता था, जो दलित क्लाइंट होते हैं उसके लिए वो काम नहीं करता। दलित स्टूडेंट वर मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम, जब ये क्लासरूम में जाते हैं तो उनकी जो सीट होती है वो सेपरेट होती है किनसे, जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे तो उनसे दलितों की जो सीट है वो सेपरेट हुआ करती थी। दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड अ हॉर्स इन द वेडिंग प्रोसेशन, कि जो दलित वाले जो दूल्हे होते थे, हमारे यहाँ रिचुअल है ना कि दूल्हों को घोड़े पे बैठाल करके बारात निकाली जाती है, तो जो दलित दूल्हा होता था तो उसको ये चीज अलाउड नहीं थी कि वो घोड़े पे बैठ के अपनी बारात में शामिल हो सके, ठीक है, उसने पैदल ही जाना है। तो अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हमने दलितों को डिस्क्रिमिनेट किया है, ठीक है, ये सारी रिपोर्ट निकालने का उनका यही उद्देश्य था कि यहाँ पर हम अनटचेबिलिटी और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको बताए और ये बताए कि सोसाइटी में किस तरीके से ये प्रैक्टिस्ड हो रही है। In 1999, P. Sainath, an Indian journalist, wrote a series of news reports describing untouchability and caste discrimination still being practiced in many places in India। और रिजल्ट आपके सामने हैं, और जब इतनी सारी ये जो चीज़ें बता रहे हैं तो इनसे हमें पता है कि हमारे इंडिया में आज भी कितनी जगह है जहाँ पर इन सारी चीज़ों को फेस किया जा रहा है, ठीक है। ट्रिपल लाइन इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था, आज से 20-21 साल वाली पहले की, 22 है ना, 22-23 साल के पहले की ही बात की जा रही है। तो देखो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उस टाइम में भी फेस की जाती थी, और हालांकि अब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहना चाहिए, स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली जो है वो किया जा रहा है विद कुछ लॉज है उसके सपोर्ट से, तो ये तो चीज है, लेकिन फिर भी जो रूरल एरिया है आज भी वहां पर ये सारी चीजें जो है वो है, ठीक है, रूरल एरिया में अभी भी चीजें जो है वो ऐसी ही चलते जा रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है अब इसने भी बहुत सारे ऐसे इफर्ट्स लगाए हैं जिससे कि जो अदर सेक्शन है उनके साथ ही साथ हम जो ट्राइबल पीपल्स है उनको भी उन्हीं के लेवल में ले आए, या उनसे थोड़ा सा ऊपर लेकर के, मतलब क्या होगा कि जब उनके लेवल में लाएंगे तो उस तक के लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जगह जहाँ आपका जो रेशियो है वो इस
यहाँ पर है और ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ तक के लाने में एक लंबा सफर तय करना है, तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स भी होंगे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ट्राइबल पीपल के लिए बहुत सारी चीजें की ताकि वो जो अदर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसके इसके साथ में इनको लेकर के आ जाए। इन सब के बाद में भी अगर हम बात करें तो हमारा जो लेजिस्लेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं, ये ऐसे लॉज बनाए गए हैं जहां पर, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर टॉप पर है और ये लोग एकदम सरफेस पे ही है अभी, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो यहाँ से यहाँ तक के पहुंचाना पड़ेगा, तो इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की नीड होगी। और ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लेजिस्लेशन के थ्रू बहुत यूनिक से लॉज बनाए जाते हैं जिनको इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके यहाँ तक के पहुंचाए जाने की बात की जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं इनके बेटरमेंट के लिए, जिससे इनका सोशली और इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है वो चीजें जो है वो इक्वल हो जाए बाकी अदर लोगों के लिए। तो वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, जो SC ST के लोग हैं, ठीक है, 15% जो है रिजर्वेशन किसके लिए रखा है, SC के लिए रखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वहां पर 15% रिजर्वेशन रहेगा SC के लोगों के लिए, कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो वहां पे 15% रिजर्व्ड है फॉर SC कास्ट। ठीक है, देन उसके बाद में 7.5 जो है वो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए, और बाकी 27% जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास मींस OBC के लिए रिजर्वेशन किया गया है इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, फिर उसके बाद में अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें तो वहां पर भी हमारे पास में इन लोगों के लिए रिजर्वेशन सीट्स हैं इन लोकसभा एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, जितनी भी अदर जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज होती है, मींस हमारा जो डेमोक्रेटिक सीट्स होती है वहां पर भी इनके रिजर्वेशन के कुछ प्रोविजन जो है वो रखे गए हैं। साथ ही साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर भी इनके रिजर्वेशन की बात है। मतलब क्या, अभी हम लोगों ने देखा ना कि वहां पर वो अपने स्कूल में क्लासरूम में जाते थे तो वहां पर इनका सीट जो है वो अलग रहा करता था, तो वहां पर भी इनके इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर इनकी सीट रिजर्व है। सिमिलरली इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है, प्रोविजन ऑफ ग्रांट एंड स्कॉलरशिप टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि भाई जो लोग यहाँ तक पहुंच नहीं सकते, गवर्नमेंट जॉब हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो इनके लिए स्कॉलरशिप्स भी इसका भी प्रोविजन रखा हुआ है। और मतलब जितने इकोनॉमिकल वीकर लोग हैं इन लोगों के लिए, है ना, लॉन्चिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्राइबल एरिया, की जो भी ट्राइबल एरियाज है वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है इन चीजों के लॉन्च करने का भी प्रोग्राम किया जाता है, जिनसे इन लोगों को हम इनकी हाइट से थोड़ा मैच कर पाए। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से हमारी इक्वालिटी के ऊपर बात करता है। अभी तक के हम जितना भी लेक्चर पढ़ रहे थे, क्लास कर रहे थे, एक सेकेंड में थोड़ा चार्ज कर लूं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे सभी को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं और वो इसी बात का प्रोविजन जो है वो रखता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ही हमारा इक्वालिटी है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी लॉज है उसके सामने सभी लोग इक्वल है, और इसी को ही हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, किसी भी बेसिस पे उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हर कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन एंड सेक्स एक्सेट्रा। इन सबके बिहाफ पे हम उनके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और डिस्क्रिमिनेशन की जब बारी आती है तो भाई वो कोई ना कोई बहुत बड़ा कांड किया वाला इंसान हो तो होता है, मतलब कोई मर्डर हो गया, कोई टेररिस्ट हो गया, तो इन सारी चीजों के ऊपर वो भी पनिशेबल चीजें होती है। ठीक है, तो फिर हम जब आगे बढ़े तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि आप जो इंडियन है, मतलब जितने भी इंडियंस है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी इंडियन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जितने भी इंडियंस है तो लॉ के सामने वो किसी भी इंडियन की इक्वालिटी को डिनाई नहीं कर सकता, उसको प्रोटेक्ट ही करेगा। मतलब लॉ जो है वो सबके लिए सेम है, जितने भी लोग हैं तो उसके लिए सेम है, और इवन उसके स्टेटस को भी यहाँ पर मैटर नहीं करता, रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस। ठीक है, इसी
को हमने दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। इसका मतलब है कि कहीं पे भी इट मीन दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ, कि कोई भी इंसान जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, या लोकल जो जनता है, कोई इंसान है वो, ठीक है। देयर कांट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन। मतलब मैटर नहीं करता कि आप कितने से बड़े इंसान हो, मतलब आपका ओहदा बहुत बड़ा हो, या आप एक नॉर्मल पीपल हो, नॉर्मल सिटीजन हो, ठीक है। सबके लिए लॉ जितने बने हुए हैं सबके लिए एक जैसे बने हैं, सबके लिए रूल सेम है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। The Indian Constitution provides for the right of equality। अब हमारे पास में जो इक्वालिटी के लिए जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट इज कि गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस और बर्थ, ठीक है। कि किसी भी इंसान के कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, उसके बर्थ प्लेस के ऊपर, तो किसी भी बिहाफ पे उसके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अंडर द लॉ, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज टू इक्वल राइट टू एक्सेस पब्लिक प्लेस लाइक शॉप, रेस्टोरेंट, होटल एंड सिनेमा हॉल्स। हर एक इंसान के पास में कहीं पे भी स्वेच्छा घूमने का अधिकार है, राइट है उसे। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जो दलित ग्रूम हुआ करता था, उसको बारात में घोड़े पे बैठने की वो नहीं थी, बार बार उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनका काम नहीं करते थे। बट अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान हो, मतलब डजंट मैटर, जो हम लोगों ने पांच जो ऊपर पहले 3-4 रखे हुए ना, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ जो है, इन सबके बिहाफ पे उनके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, शॉप में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग, घाट, रोड, प्लेग्राउंड और अदर प्लेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी मेंटेन बाय गवर्नमेंट और फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि जो कुएं का पानी होता था ना, तो वो भी भरने के लिए बैन होता था फॉर दलित और लोअर कास्ट, ठीक है, जो शूद्र वर्ग होता था, तो इनके लिए यहाँ पर भी जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। बट अब ये सारी चीजें जो है उसे डिनाई कर दिया गया है। अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वहाँ के कुओं पे चले जाओ, टैंक पे चले जाओ, वहाँ के घाट पे चले जाओ, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे, तो उसका यूज करने से आपको वहां पर कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड द वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज की जो अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि जो चंडाल वर्ग है जो गांव के बाहर रहा करता था, वो अंदर एंटर होता था तो पत्थर मारते थे या तो फिर लाउडली चिल्लाते थे, ठीक है। तो अब वो प्रोविजन को ही हटा दिया गया है कि अनटचेबिलिटी जो है वो टोटली उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी गई है, और अगर ऐसा कहीं करते पाया जाता है तो वो पनिशेबल होता है, ठीक है। इसको टोटली बंद तो कर दिया गया है, साथ ही साथ ये पनिशेबल भी है, ठीक है। ये तो बात हो गई अभी तक के, हमने हमारे इंडिया के रिगार्डिंग बात कर ली कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की क्या खास बात है, इक्वालिटी के लिए हमने क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं, और इंडिया में अनइक्वालिटी के कितने फेजेस थे, ठीक है। ये हमने इंडिया के रिगार्डिंग देखा। बट वर्ल्ड में और भी अदर डेमोक्रेसीज है जहां पर इनइक्वालिटी जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, और वहां पर इनइक्वालिटी का जो फेस है वो क्या है अदर डेमोक्रेसीज में, तो हम वो देखते हैं। तो इनइक्वालिटी हैज बीन अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जितना भी वर्ल्ड है जहां पर भी है, तो वहां पर हर जगह कहीं ना कहीं ह्यूमन सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है वो पार्ट बना ही बना हुआ है। इंसान है तो वहां पर खामियां तो होनी ही होनी है। जैसे कि हम यूएसए के ऊपर बात करें, तो मतलब यूएसए में बात करें तो वहां पर अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। जो साउथर्न स्टेट है वहां पर भी था। तो इन लोगों ने भी इक्वालिटी के लिए बहुत लंबा जो है इनका एक यूज स्ट्रगल जो है वो चलता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि दोनों को, यूएसए जो गवर्नमेंट है दोनों को ही इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। In the USA, the African Americans were subjected to large-scale discrimination in the southern state. They had to wage a long struggle against the inequality. Later in, they were given equal rights by government of USA. कि जो government of USA थी, इन्होंने इनको दोनों को ही equal rights दिए। साउथ अफ्रीका के ऊपर बात करें तो सभी ने नेल्सन मंडेला को सुना होगा और जानते होंगे कि उनका स्ट्रगल कितना बड़ा था इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में ये होता था कि वहां पर जो
आपका कलर है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता था, ठीक है। जो फेयर कलर वाले हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, उनको राइट टू वोट था, और जो अनफेयर है, जो डार्क पीपल्स है, तो उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता था, उन्हें बहुत गंदा ट्रीट किया जाता था, ठीक है। South Africa, in which the black majority population was categorically denied basic right by the white minority, they black people of Africa to had to struggle a lot to getting freedom from the white domination under the leadership of Nelson Mandela, कि जो नेल्सन मंडेला थी, तो इनके साथ मिलकर के इन्होंने, इनकी जो लीडरशिप है, इसके साथ में इन्होंने बहुत ज्यादा फाइट किया, एक लंबा फ्रीडम फाइट चला इनके बीच में, और तब जाकर के कहीं इन्हें सक्सेस मिली, और एट द एंड कि वहां पर जो गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी ब्लैक जो पीपल्स थे उन लोगों को भी मिलता है, अदरवाइज वहां पर इन्हें वो चीज अलाउड नहीं की गई थी। Nelson Mandela was given life imprisonment in 1964 as he opposed the apartheidism in South Africa. अब यहाँ पर जो सिस्टम था, एक सेकेंड, अपार्थेड जो है ये एक वो सिस्टम था, अपार्थेड रिज्म इन साउथ अमेरिका, कि वहां पर जो सिस्टम है रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन था वो साउथ अफ्रीका में था, जहां पर जितने भी फेयर लोग हुआ करते थे तो उन्हीं को हमेशा हर चीज में मतलब आगे रखा जाता था, और ब्लैक पीपल जो है उनको किसी भी चीज में अलाउड नहीं किया जाता, हालांकि वो कहीं पर भी हो, ट्रेन हो, बसेस हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल, कुछ भी जगह पर यहाँ पर सभी के लिए जो है वो सेपरेट थे ना, वर ऑल सेपरेटेड फॉर ऑल वाइट्स एंड ब्लैक, सभी के लिए सेपरेटेड थे, और हर जगह साथ में ये लोग नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो ये जो प्रोटेस्ट चलता है, ठीक है, मतलब ये एक लंबा स्ट्रगल चलता है, प्रोटेस्ट चलता है, और एट द एंड जो है नेल्सन मंडेला जो है वो जीत जाते हैं। 1994 में क्या होता है, एक नया नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक साउथ अफ्रीका जो है वो आता है, और यहाँ पर जो व्हाइट मिनॉरिटीज होती है उसका खात्मा हो जाता है इन साउथ अमेरिका, और वहां पर इक्वली ट्रीटमेंट जो है दोनों को मिलना शुरू हो जाता है। तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो भी यहाँ पर आकर के खत्म हो जाता है। तो इतना था हमारे इक्वालिटी के ऊपर। एक बार हम फटाफट इसको रिवाइज करेंगे कि इक्वालिटी में क्या क्या चीजें थी। तो देखो, इक्वालिटी का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट, हर इंसान को, चाहे वो डिपेंड करता है वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी उसका जेंडर हो, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, डजेंट मैटर, उसको इक्वालिटी मिले, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। फिर जब हमने इंडिया के रिगार्डिंग बात की थी तो हमने डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस किया था। इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे थे, जैसे मेल और फीमेल वाला तो आता ही आता है, कि कई जगह पर क्या होता है कि मेल और फीमेल इन दोनों के बीच में पार्शलिटी कर दी जाती है, और यही वाला हम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के इसमें भी देखा था, या ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर भी देखा था कि कैसे खेल लिया गया था, राइट। फिर साथ में हम और आगे बढ़े, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए जो प्रोविजंस बनाए गए थे वो देखे। चलो, अब एंड होने में तो आ ही गया, तो हम यहीं पर बात कर लेते हैं। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी बहुत सारे प्रोविजन बनाए गए, बहुत सारी चीजें बात रखी गई कि सभी लोग इक्वल है, ये वो। फिर हम लोगों ने अदर जो डेमोक्रेसी है उसके रिगार्डिंग भी इक्वालिटी को देखा, कि कैसे नेल्सन मंडेला ने एक लंबा फाइट करते हैं एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज द टर्म जहां पर क्या किया जाता है, मतलब भेदभाव किया जाता है किस बिहाफ पे, उनके कलर के ऊपर, कि कोई फेयर है, कोई फेयर नहीं है। और इसी रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको क्या कहा था, अपारहेड, ठीक है, ये एक वर्ड से इसको डिफाइन किया गया था। फिर ब्रिटिशर्स वाला भी देख लिया था। तो भाई इतनी सारी इनइक्वालिटी के फॉर्म्स हमारी सोसाइटी में आज भी है, हालांकि किसी एक के करने से ये चीज तो चेंज होने वाली है नहीं, तो डिपेंड करता है कि हम भी इसके लिए अपना कितना मतलब कंट्रीब्यूट कर सके। और कंट्रीब्यूशन हमारा ये नहीं है कि हम जाकर के हर एक लोगों को समझाए, उन्हें सही करने के लिए ये करें। हम हमारा कंट्रीब्यूशन ये रख सकते हैं कि अगर हम इस टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ कर रहे हैं तो हम उसको फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है। हालांकि हमारे एक के करने से बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा अगर हम भी कोई स्टेप यहाँ पर ले। चलिए, थैंक यू, रिवाइज करिए, मिलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेक्शन में अगेन और एक नए चैप्टर के साथ में।